नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस यानी कि हम सामान्य जागरूकता यानी कि जीए का जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं उसका पार्ट 9 आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तथा पार्ट 9 में आज हम पढ़ने वाले हैं जलवायु परिवर्तन के बारे में। यह जो टॉपिक है जलवायु परिवर्तन का, आपका जो जीए का सिलेबस उसमें मेंशन है। तो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट और फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं, इसके अलावा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेरे द्वारा बनाया गया यह नोट्स है, मेरा हैंड रिटन नोट्स है जलवायु परिवर्तन पर। तो उसी नोट्स को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इस नोट्स से आपके एग्जाम में डेफिनेटली 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जलवायु परिवर्तन आज हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है? तो सिंपली ग्लोबल वार्मिंग को हम कहते हैं पृथ्वी का जब औसत तापमान बढ़ने लगता है तो उस प्रक्रिया को हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग इज द एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस एंड इट्स इन द ट्रोपोस्फेयर। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि से है। इसे भी आप याद देखिएगा, जब पृथ्वी का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ना लगता है तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग होती क्यों है, किस कारण से ग्लोबल वार्मिंग होती है? तो आप याद रखिएगा, जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, जैसे आपका ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैस आती है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, CFC गैस, ओजोन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस। तो ये सभी इंपॉर्टेंट गैसें हैं जिनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसें। जब इन ग्रीन हाउस गैसों का जो एमिशन है, उत्सर्जन है, वह बढ़ जाता है पृथ्वी पर, जिस इनके इमिशन यानी कि इनका उत्सर्जन जब पृथ्वी पर बढ़ जाता है, इन्हीं के उत्सर्जन के बढ़ने के कारण जो है पृथ्वी का जो तापमान है वह बढ़ने लगता है। इसी कारण से जो है ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया होने लगती है। तो इसे आप याद रखिएगा, जब पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, CFC, ओजोन गैस और नाइट्रस ऑक्साइड, सामान्य तौर पर इनको हम कहते हैं, और ग्रीन हाउस गैसें, जब इनका उत्सर्जन पृथ्वी पर बढ़ने लगता है ह्यूमन मतलब मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा, तब पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ने लगती है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अब आप याद रखिएगा, यह जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसें हम नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ग्रीन हाउस गैसों की जो संकल्पना है सबसे पहले दिखती थी जोसेफ फोरियर ने। इनका नाम था जोसेफ फोरियर। इस व्यक्ति ने जो है 1824 में सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी। इसे आप याद रखिएगा। अब ग्लोबल वार्मिंग का पृथ्वी प्रभाव क्या होता है, इसे भी आइए देख लेते हैं। तो जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगती है पृथ्वी पर, यह देखने को मिलता है कि जो आपका सी लेवल वह बढ़ने लगता है, पृथ्वी का समुद्र का जो तल वह बढ़ने लगता है, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होने लगती है, और रेनफॉल का पैटर्न बदल जाता है। यानी कि जल की मतलब जो हमारा रेनफॉल होता है, यानी कि हमारी जो वर्षा होती है उसका पैटर्न बदल जाता है इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण। इसके बाद आप यदि जलवायु परिवर्तन अत्यधिक देखने को मिलता है, और जो आइस कैप होते हैं, जो आपके अब हिम होते हैं, हिम बर्फ़ होती है, वो पिघलने लगती है, जैव विविधता का ह्रास होने लगता है, और ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा डिजीज़ बीमारियां फैलने लगती है, तथा कोरल ब्लीचिंग यानी कि समुद्र के जो शैवाल हैं वो मरने लगते हैं। तथा मानव पर इसका क्या प्रभाव होता है? रोग, बहुत सारे रोग देखने को मिलते हैं, भूखमरी देखने को मिलती है, मनुष्य का आवास नष्ट हो जाता है, कृषि, बाढ़, सूखा आदि देखने को मिलता है और इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण। इसे भी आप याद रखिए कि इसका इम्पैक्ट भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखेंगे ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे पहले इंपॉर्टेंट आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। यह किस प्रकार प्राप्त होती है? तो फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन के जलने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। इसके बाद मीथेन आती है। मीथेन किस प्रकार आती है? मतलब वातावरण में आती है, तो धान के खेतों से आती है, और जैसे आपके होते हैं आपके जो जानवर होते हैं जुगाली करते हैं, गाय भैंस जो जुगाली करते हैं, उनके जुगाली से भी मीथेन गैस उत्पन्न होती है। इसके बाद फॉसिल फ्यूल के यानी कि जीवाश्म ईंधन के जलने से और मीथेन गैस उत्पन्न होती है, लकड़ी। उसके बाद भूमि क्षरण से, उसके बाद वेटलैंड जो होते हैं, हमारे आर्द्र भूमि होती है, उनसे भी जो है आपका मीथेन गैस उत्पन्न होती है। उसके बाद फर्टिलाइजर यानी खाद हो गया, फैक्ट्री से भी मीथेन गैस उत्पन्न होती है। ये सभी ग्रीन हाउस गैस है जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी फॉसिल फ्यूल से उत्पन्न होती है, फर्टिलाइजर से उत्पन्न होती है, और लकड़ी के जलने से उत्पन्न होती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद HFC गैस,
PFC गैस, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ओजोन गैस, ये सभी इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपकी क्या है, तो ग्रीन हाउस गैसें हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद ग्रीन हाउस गैसों में जो है सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव कौन सी गैस डालती है, इसे देख लीजिए आप। तो लगभग 60% जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि वह कौन सी ग्रीन हाउस वाली गैस है जो सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद आपकी मीथेन आती है, फिर आपका CFC गैस आती है, उसके बाद 6% आता है नाइट्रस ऑक्साइड का। तो कितना किसका प्रतिशत है ग्लोबल वार्मिंग में, आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या है हमें पढ़ना है, ग्लोबल वार्मिंग रोकने के प्रयास कब कब हुए हैं, इनको भी देख लीजिए। तो पहला पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन 1972 में हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन में, इसे आप याद रखिएगा। अब ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए कब कब प्रयास हुए हैं, इसको भी देख लीजिए। तो मैं पहला यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। और पहला पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन 1972 में हुआ था स्वीडन स्टॉकहोम में। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो सम्मेलन, जिसको हम कहते हैं 1992 में हुआ था। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था आपका ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए, नहीं जलवायु परिवर्तन के लिए, कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा यहाँ पे प्रस्तुत की गई थी क्योटो प्रोटोकॉल में, आप याद देखिएगा। और क्योटो प्रोटोकॉल में जलवायु परिवर्तन के लिए हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका था ओजोन क्षरण को रोकने के लिए, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 2015 में आपका हुआ था COP21 पेरिस समझौता हुआ था। उसके बाद COP24 आपका हुआ था कोटोविस पोलैंड में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अब अर्थ आवर सूट डे क्या होता है, वह दिन जिस दिन आप याद देखिएगा, अर्थ आवर सूट डे कहते किसे हैं, तो वह दिन जिस दिन पूरे वर्ष का संसाधन उपयोग कर लिया जाता है उसको हम अर्थ आवर सूट डे के नाम से जानते हैं। यानी कि मान लीजिए एक वर्ष के लिए जो है कुछ संसाधन जो है, एक आपका मान लीजिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो है पूरे मनुष्य को धरती पर मान लीजिए और 100 रुपये खर्च करने हैं, परंतु यह जो 100 रुपये हैं जाकर आपका जून महीने में ही खत्म हो जाते हैं। तो इस जून महीने को जो हम कहते हैं आपका अर्थ आवर सूट डे। अब इसके बाद जो आप खर्च करेंगे जून से लेके दिसंबर तक, वह कहलाएगा कि पृथ्वी का दोहन हो रहा है, यानी कि आप एक्स्ट्रा मनी खर्च कर रहे हैं या आपके ऊपर प्रभाव डालेगा, यानी कि इसी को हम कहते हैं जो है पृथ्वी का दोहन हो रहा है। यानी कि जो आपके लिए संसाधन उपलब्ध थे उस संसाधन को आपने समय से पहले उपलब्ध मतलब समय से पहले उसका उपयोग कर लिया है। अब आप जो संसाधन उपयोग में ला रहे हैं, आप पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं, पृथ्वी को नुकसान पहुंचा के उस संसाधन का उपयोग कर रहे हैं। तो सिंपली वही होता है अर्थ आवर सूट डे, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अर्थ आवर किसे कहते हैं, प्रतिवर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा जलवायु परिवर्तन के संबंध में जागरूकता के उद्देश्य से 8:30 से लेकर 9:30 तक बिजली को बंद किया जाता है। इट्स अर्थ आवर के समय, इसे आप याद देखिएगा, 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे के मध्य जो है अर्थ आवर जब होता है, उसमें मार्च के अंतिम शनिवार को उसमें 1 घंटे के लिए बिजली को बंद किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जलवायु परिवर्तन से जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगला क्या हमें पढ़ना है, ओजोन का क्षरण देख लीजिए। इसके लिए कौन कौन से गैसेज जिम्मेदार हैं, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो होती है ये ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस मानी जाती है, तो इसे आप याद रखिएगा। ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार गैस है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तथा ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए एक कन्वेंशन किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, तो इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तथा यह जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था यह फोर्स में कब आया था, 1989 में, तो ये ध्यान आप रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद ओजोन परत से रिलेटेड आप याद रखिएगा, यहाँ पे ओजोन परत का क्षरण किससे होता है, क्लोरीन, आयोडीन, एस्टाइन, ब्रोमीन, हैलोजन ग्रुप के जितने भी तत्व होते हैं ये ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा जो ओजोन परत की मोटाई है उसको हम डॉप्सन यूनिट में मापते हैं, आप याद रखिएगा। जो ओजोन परत की मोटाई है उसको डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है। यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं जिसे आप देख सकते हैं ओजोन परत से रिलेटेड, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ओजोन परत का जो पतला होना है जिससे स्वास्थ्य एवं ग्लोबल वार्मिंग का समस्या बढ़ता है, आप याद रखिएगा। ओजोन परत के पतला होने से स्वास्थ्य एवं ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वह बढ़ती है, आप याद रखिएगा। पराबैंगनी किरणों को जो है ओजोन लेयर जो होती है वह पृथ्वी पाने से रोकती है, जिस कारण से जो है पृथ्वी का तापमान नहीं बढ़ता है। अब इसी ओजोन परत का धीरे धीरे पतला मतलब लेयर जो पतली होती जा रही है
जिस कारण से जो पराबैंगनी किरणें हैं उसको रोकने में ओजोन लेयर असमर्थ हो जा रही है, जिस कारण से धरती पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो इसे आप याद रखिएगा। अब ओजोन परत के क्षरण का कारण मैंने आपको बताया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस सबसे ज़्यादा है, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद आप याद रखिएगा ओजोन परत की जो मोटाई है उसको डॉप्सन यूनिट के द्वारा मापा जाता है, इससे आप याद रखिएगा। तथा ओजोन परत की मोटाई वसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा, वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो ओजोन मतलब CFC गैस होती है, किससे उत्पन्न होती है आप देख लीजिए। तो CFC गैस होती है फोम से, AC से, फ्रिज से, इन सभी से जो है आपको CFC गैसें उत्पन्न होती हैं, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला देख लीजिए, कुछ कन्वेंशंस भी हुए थे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अर्थ समिट मैंने आपको बताया था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राज़ील का एक शहर था। यहीं पे 1992 में अर्थ समिट हुआ था, जहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल पर साइन किए गए थे। एक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था यहाँ पे, एक बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड था, उसके बाद एक था सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड था, जिसको हम Rio+20 के नाम से जानते हैं। तो 3 कन्वेंशन साइन किए गए थे इस अर्थ समिट 1992 में, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद जो क्लाइमेट चेंज के लिए UNFCCC बनाया गया था, इसका जो पहला सम्मेलन था COP21, यह हुआ था 1995 में। इसकी फर्स्ट मीटिंग बर्लिन जर्मनी में हुई थी। इसके बाद 1996 में इसकी दूसरी मीटिंग हुई थी, तथा 1997 में क्योटो जापान में इसकी जो है तीसरी मीटिंग हुई थी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बारे में जब हम MCQs करेंगे तो इसके जो इम्पोर्टेंट COP सम्मेलन हुए थे जलवायु परिवर्तन के, उसको हम डिस्कस करेंगे जब हम MCQs को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे आपके जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम इस वीडियो से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs को सॉल्व करेंगे, जिससे जलवायु परिवर्तन का जो कॉन्सेप्ट है आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के MCQs को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपको बताना है कि जलवायु परिवर्तन का कारण क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है तो अभी जो मैंने पढ़ाया, तो आपको यह इसका प्रश्न का जवाब अच्छे से आता होगा। तो जलवायु परिवर्तन का कारण क्या होता है, तो ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं ये जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं। उसके अलावा ओजोन परत का क्षरण भी जिम्मेदार होता है। उसके अलावा जो पोल्यूशन होता है ये भी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि तीनों जो कारण है ये जलवायु परिवर्तन के हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का जो तापमान है वह बढ़ जाता है। यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसके द्वारा जो पराबैंगनी किरणें होती है उनको अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण से पृथ्वी का जो तापमान है वह बढ़ने लगता है। यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो मैंने आपको बताया था गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना कहलाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। तथा इस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार होती हैं, तो मैंने आपको बताया था CO2 गैस, आपके CH4 मीथेन गैस, आपकी इसके बाद जलवाष्प हो गई, इसके बाद आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, उसके बाद आपकी कौन सी गैस आती है, ओजोन गैस। तो इन सभी गैसों को हम किस नाम से जानते हैं, इन सभी गैसों को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस, तथा ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसें होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी। तो मैंने आपको बताया था जब लेक्चर ले रहा था मैं, तो ग्रीन हाउस गैसों की जो संकल्पना है सबसे पहले जोसेफ फोरियर ने दी थी। यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। 1824 ईस्वी में जोसेफ फोरियर ने जो है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध आपका है जलवायु परिवर्तन से। मैंने आपको बताया था जब 1992 में अर्थ समिट का आयोजन किया गया था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में, वहीं पे इस क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात की गई थी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल जो है एक UNFCCC, आप याद रखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है UNFCCC, इसका मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंधित एक समझौता है। तो इसे आप याद रखिएगा, जो कि जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना, आपको बताना कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आइए देख लेते हैं पहला कथन क्या कह रहा है। और क्योटो की जो संधि है, क्योटो प्रोटोकॉल, यह 2005 में लागू हुई थी, यह पहला कथन है। इसके बाद दूसरा कथन क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है, यह दूसरा कथन है। तीसरा कथन क्या है, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों के रूप में अधिक हानिकारक है।
तो ये 3 कथन आपको बताएं इसमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें से सही कथन आपको मिलेंगे क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में लागू किया गया था, यह कथन बिल्कुल सही है। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित, जो कि गलत है। ओजोन परत की क्षीणता से रिलेटेड कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये आपको याद रखना है। तो दूसरा कथन आपका गलत हो गया। तीसरा कथन भी आपका सही है। तो इस तरह से आपके ए और बी जो कथन है ये बिल्कुल सही है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली और ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो प्राकृतिक रूप से इसमें कौन सा गैस पाई जाती है? तो आप याद देखिएगा, प्राकृतिक रूप से पाई जाती है जलवाष्प, तो जो कि सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। यहाँ पे प्राकृतिक रूप से बात हो रही तो जलवाष्प जिसका राइट आंसर हो जाएगा। जलवाष्प जो है सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है, जो कि एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र मौसम परिवर्तन समझौता कब लागू हुआ था? तो 50 से अधिक देशों द्वारा जो समर्थित था संयुक्त राष्ट्र मौसम परिवर्तन समझौता, यह कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था आपका 1994 में, 21 मार्च 1994 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं UNFCCC। तो UNFCCC इसी को हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, इसको जो है 197 देशों ने रेटिफाइड किया हुआ है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आज देख लेते हैं। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन आपको पता 1979 में यह सही सुमेलित है। और प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपको पता है जिसमें एजेंडा 21 की बात की गई थी। इसके बाद पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में हुआ था। इसके बाद कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है, बल्कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है ओजोन परत का बचाव। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के क्षरण को रोकने से संबंधित था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा कार्बन व्यापार किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल से। दोनों आप याद रखना, कार्बन व्यापार की जो अवधारणा थी यह क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित थी, तथा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अवधारणा ओजोन परत के क्षरण को रोकने से संबंधित थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किसने शुरू किया था? तो कार्बन क्रेडिट का जो दृष्टिकोण था शुरू किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, क्योटो प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो धरती पर जीवन के लिए लाभदायक और हानिकारक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह गैस नहीं, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैस इसमें से कौन सी नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, लेकिन नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके अलावा कौन कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ओजोन हो गई। इसके अलावा ओजोन, ये 5 इंपॉर्टेंट और ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैसें हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, और जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह कौन सी है? तो जुगाली करने वाले पशुओं से जो है मीथेन गैस निकलती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, मीथेन गैस। अगला प्रश्न है, जो कि आज का लास्ट प्रश्न भी आपको बताना है कि 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो COP26 का आयोजन 2021 में किया जाएगा और ग्लासगो शहर में, स्कॉटलैंड का एक शहर है ग्लासगो, यहीं पे जो है COP26 का आयोजन किया जाएगा। तो ग्लासगो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैंने कुछ लिस्ट भी अपलोड की हुई है जो आप देख सकते हैं। तो COP25 का आयोजन आपको 2019 में किया गया था मैड्रिड स्पेन में। इसके बाद COP24 का आयोजन आपका किया गया था 2018 में कोटोविस पोलैंड में। COP23 का आयोजन किया गया था 2017 में बॉन जर्मनी में। और COP22 का आयोजन किया गया था आपका नवंबर 2016 में माराके मोरक्को में। इसके बाद COP21 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेरिस फ्रांस में किया गया था यह 2015 में। इसके बाद 2014 में जो COP20 था इसका आयोजन किया गया था लीमा पेरू में। इसके बाद COP19 का आयोजन किया गया था वर्साव पोलैंड में 2013 में। इसके बाद COP18 का आयोजन किया था 2012 में दोहा कतर में। तो इंपॉर्टेंट COP समिट थे जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना। तो दोस्तों जीए का जो टॉपिक था आज का और जनरल अवेयरनेस का जलवायु परिवर्तन का जो टॉपिक था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।